मीरा के बदन का पसीना और उस बंद कमरे से आती अजीब आवाजें। आर्यन का शक अब यकीन में बदल रहा था कि उसकी मासूम पत्नी आधी रात को उस अंधेरे कमरे में किसी और के साथ वक्त गुजार रही है। पर क्या ये सिर्फ एक वहम था या मीरा की कोई प्यासी हकीकत? आर्यन एक मेहनती और सीधे दिल का इंसान था जो मुंबई के एक छोटे सी किराए के मकान में अपनी प्यारी पत्नी मीरा के साथ रहता था। उनकी दुनिया छोटी थी मगर प्रेम और सुकून से भरी। एक दिन जब वे रात का भोजन कर रही थी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन जी, हमारे घर में इतना सामान है जो अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाद में उसकी जरूरत पड़ जाती है। क्या हम रसोई घर के बगल में एक छोटा सा भंडार गृह बनवा सकते हैं? आर्यन को अपनी मीरा से बेहद प्रेम था। वो उसके चेहरे पर कभी उदासी देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जेब उस वक्त इतनी इजाजत नहीं देती थी। उसने मीरा से 2 महीने का समय मांगा। इन 2 महीनों में आर्यन ने दिन रात एक कर दिया, अपनी मेहनत दोगुनी कर दी, यहां तक कि रातों को टैक्सी भी चलाने लगा, बस इसी इरादे से कि वो अपनी प्यारी मीरा की इच्छा पूरी कर सके। 2 महीने बीतते ही आर्यन ने इलाके की मशहूर मिस्त्री राम भाई और मजदूरों को बुला लिया और कुछ ही दिनों में रसोई घर के साथ एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। मीरा उसे देखकर बेहद खुश हुई। आर्यन ने सोचा कि अब उसके जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। बदलते व्यवहार और आर्यन की चिंता। लेकिन कमरा बनने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि मीरा का व्यवहार असामान्य रूप से बदल गया है। वो अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही थी, बल्कि काफी चिड़चिड़ा रहने लगी थी और अक्सर उसे अकेले में छिप छिप कर रोते हुए भी देखा गया। आर्यन का ध्यान कभी उस कमरे की तरफ नहीं गया कि शायद यही उसकी परेशानी की वजह हो सकती है। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, मगर कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ था। भगवान ने उन्हें संतान की नामत नहीं दी थी, मगर ना कभी आर्यन ने मीरा को ताना दिया और ना मीरा ने कभी इस बात पर अकृतज्ञता का प्रदर्शन किया। वे दोनों भगवान की दी हुई हर नामत पर खुश थे। आर्यन अपनी कम तनख्वाह में भी मीरा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी मंदिर के लिए फूल लाता तो कभी उसे चौपाटी पर घूमने ले जाता। लेकिन अब मीरा को ना सैर सपाटे का शौक था और ना वो छोटी छोटी फरमाइशें करती थी। आर्यन बहुत परेशान था। एक दिन आर्यन ने मीरा से कहा, मीरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो वैद्य जी को दिखा लाता हूं। बहुत मनाने पर वो राजी हो गई। वैद्य जी ने बताया कि मीरा किसी गहरी परेशानी में है। आर्यन ने मीरा से पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है। आर्यन को लगा शायद ये संतान ना होने की वजह से है, लेकिन जब उसने दोबारा इलाज की बात की तो मीरा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। आर्यन को गुस्सा आया और उसने वजह पूछी तो मीरा ने गुस्से से कहा, मेरे पास बच्चा पालने का समय नहीं है। आर्यन और भी हैरान हुआ कि इस छोटी सी घर में खाना बनाने और छोटी मोटी साफ सफाई के अलावा मीरा को भला और क्या काम हो सकता है। उसका ये वाक्य उसे गहरे भ्रम में डाल गया। बरहती, दूरियां और नया संदेह। एक रोज आर्यन ने ऑफिस जाते हुए मीरा से कहा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुछ मित्र राहुल और सुमित भी होंगे। तुम चाय और पकौड़ों का इंतजाम कर लेना। इस बात पर मीरा का चेहरा पीक्यू हो गया और उसने पहली बार आर्यन पर ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं क्यों करूं? इस बात पर उन दोनों में खूब लड़ाई हुई। ये पहली बार नहीं था कि आर्यन अपने मित्रों को चाय पर बुला रहा था। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था और मीरा हमेशा खुशी खुशी इंतजाम करती थी और खूब खातिरदारी करती थी। लेकिन आज का व्यवहार आर्यन को बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि मीरा को उसके जल्दी आने से परेशानी थी या मित्रों के साथ आने से या फिर चाय और पकौड़ों के इंतजाम से। बहरहाल आर्यन ने उस दिन जल्दी आने का इरादा स्थगित कर दिया और मित्रों से भी माफी मांग ली। कई दिनों तक दोनों में नाराजगी रही। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि मीरा का व्यवहार क्यों बदलता जा रहा है और वो इतना बदमिजाज क्यों हो गई है। इसी दौरान एक दिन आर्यन
को तेज बुखार हो गया। वो काम पर जाने के काबिल न रहा। मीरा ने उसकी बहुत सेवा की, दिन रात उसके पास बैठी रही, लेकिन वो खुद भी परेशान परेशान सी लगती थी। ज्यादातर समय रसोई घर में गुजारती या फिर उसी नए बने कमरे के आसपास चक्कर लगाती। आर्यन में इतनी कमजोरी थी कि वो उठकर उसकी मदद भी नहीं कर पाता था। एक दिन आर्यन शौचालय जा रहा था तो उसने देखा कि मीरा रसोई घर के पास बैठी रो रही है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। बार बार पूछने पर भी उसने कोई वजह नहीं बताई, बस कहा कि मन परेशान हो रहा है। आर्यन को लगा कि वो उसकी बीमारी की वजह से परेशान है। राज की फुसफुसाहट और कमरे का रहस्य। अगले दिन आर्यन गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई दी। आर्यन हैरान रह गया। उसके और मीरा के अलावा घर में तो कोई था ही नहीं, तो ये फुसफुसाहटें किसकी थीं? मीरा किससे बातें कर रही थी? वो बहुत परेशान था। उठकर रसोई घर की तरफ गया, लेकिन कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं सका और दोबारा बैठ गया। उसने मीरा को आवाज लगाई। जब पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं आर्यन जी, ये आपका वहम है। इन दिनों में आर्यन ने बहुत सी बार मीरा को सुबह सवेरे रसोई घर के बगल में बने कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मीरा ने उसे नहीं देखा था। एक दिन जब आर्यन की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वो रसोई घर में पानी पीने गया। वहां मीरा मौजूद नहीं थी। वो उसे ढूंढने ही वाला था कि मीरा उसी गोपनीय कमरे से बाहर निकली और आर्यन को देखते ही घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। आर्यन को अजीब लगा, क्योंकि जब भी वो मीरा को इस कमरे से निकलती देखता था तो यही सोचता था कि वो किसी काम से वहां गई होगी। लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने आर्यन को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। पूछने पर मीरा ने बताया कि वो वहां पुराना सामान रखने गई थी। आर्यन ने बात वहीं खत्म कर दी। वो अपनी बीमारी में मीरा की सेवा से इस कुंड्र प्रभावित था कि और अधिक बहस नहीं करना चाहता था। अबोधगम्य स्थिति और गुरुजी का परामर्श। कुछ दिनों बाद जब आर्यन ऑफिस के लिए उठा तब भी मीरा कमरे में नहीं थी। उसने सोचा वो रसोई घर में उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। रसोई घर गया तो वो वहां भी मौजूद नहीं थी। उसने शौचालय और घर का कोना कोना जांच लिया, लेकिन मीरा कहीं नहीं थी। आर्यन घर से बाहर निकलने ही वाला था कि कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ी। उसे आवाज समझ नहीं आई, लेकिन इतना अंदाजा हुआ कि ये आवाजें उसी असामान्य कमरे से आ रही हैं। उसने दरवाजा खींचा तो वो अंदर से बंद था। आर्यन अभी परेशानी में ही था कि मीरा पीछे से आठ हुई। जब आर्यन ने पूछा कि वो कहाँ थी तो उसने उससे कहा कि वो सामान व्यवस्थित करने के लिए उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार आर्यन ने उसे ये नहीं बताया कि उसने इस कमरे में कुछ आवाजें भी सुनी हैं, क्योंकि वो इस बात की तह तक जाना चाहता था कि आखिर क्या है इस कमरे में जो बार बार मीरा वहां मौजूद होती है, और ये कौन सी आवाजें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। आर्यन दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी उसे खाई जा रही थी कि ऐसा क्या है जो उसे मालूम नहीं और मीरा उसे छिपा रही है। उसने जब इस बात का जिक्र अपनी बचपन के मित्र कबीर से किया तो वो उसे करीब ही एक गुरुजी के पास ले गया। कबीर ने कहा कि गुरुजी उसे वो बताएंगे जो आम इंसानों को मालूम नहीं होता। जब आर्यन ने गुरुजी को सभी विवरण बताए तो उन्होंने कुछ समय लेकर उसे बताया कि उसके घर में कोई बुरी आत्मा आसीब का साया है, और वो आवाजें इंसानों की नहीं बल्कि आसीबों की हैं। पहले तो आर्यन ने गुरुजी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसका दिल संतुष्ट नहीं था। उसे नहीं लगता था कि ये किसी आसीब की आवाजें हैं। अब अक्सर ऐसा होता कि जब भी मीरा छिपकर उस कमरे में जाती, आर्यन उसका पीछा करता, लेकिन फुसफुसाहटें इतनी धीमी होती थीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता था और वो छिपकर मीरा का पीछा करता रहता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मीरा से इस बारे में पूछता। उसे लगता था कि मीरा ने उसकी आवाज बंद करवा दी है और वो कभी उससे इस बात के बारे में पूछ नहीं पाएगा। मानसिक उथल-पुथल और बढ़ता क्रोध। आखिर वो क्या था जो आर्यन को परेशान किए जा रहा था? उसे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत पश्चाताप महसूस हो रहा था कि जब उसने मीरा की बात मानकर वो कमरा बनवा दिया था। कभी उसे लगता था कि मीरा किसी खास बुरी शक्ति के शिकंजे में आ गई है। कभी उसे लगता कि मीरा इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है,
और कभी उसे ये भी ख्याल आता कि मीरा एक दुष्चरित्र स्त्री है जो उससे छिप छिप कर इस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन वो कभी एक फैसले पर कायम नहीं रह पाता था कि किसी भी आधार पर अपनी मीरा पर कोई आरोप लगाए। उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे लगता था कि मीरा 24 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी वो उसकी तरफ जाता, मीरा उसे कोई ना कोई काम कहकर वहां से हटा देती थी। आर्यन बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसके मन पर वो कमरा और उसके दरवाजे को खोलना हावी हो चुका था। लेकिन वो क्या करता? वो अपनी मीरा को इस मामले में बताना नहीं चाहता था। वो खुद खोज लगाना चाहता था और मीरा को रंगे हाथों पकड़ देना चाहता था। मगर वो बहुत मजबूर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने जीवन में खुद को इससे ज्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता। दिल चाहता कि सब कुछ खत्म कर दे, मीरा को तलाक दे दे और उसके सारे काले कारनामे सामने ले आए। मगर वो परेशान था कि उसके पास कोई सबूत ना था। रहस्य उद्घाटन और शर्मिंदगी का पल। एक दिन आर्यन ने पक्का योजना बनाई कि वो ऑफिस नहीं जाएगा और पूरा दिन अपनी मीरा की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उस दिन मीरा की काफी तबीयत खराब थी। वो बुखार में थी, तो आर्यन ने उसे आराम करने की सलाह दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने का नाटक किया। उसने मीरा से कहा था कि तुम पलंग से ना उठना, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक पुरानी अलमारी रखी थी। आर्यन उसके पीछे छिप गया। उसे लगा कि मीरा को महसूस भी ना हुआ कि वो घर में मौजूद है। मीरा धीरे से उठी, रसोई घर में गई और बड़ी एहतियात से नाश्ता बनाया। आर्यन देखकर हैरान रह गया कि वो नाश्ते की थाली और चाय के 2 कप लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब आर्यन ने इस ताले के बारे में पूछा था, तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर और जरूरी कागजात उसी कमरे में छिपा कर रखे हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई चोर आ गया तो वो इस कमरे को टूटी फूटी सामान का कमरा समझेगा और इस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ली गई। आर्यन 2 लोगों का नाश्ता और चाय के 2 कप देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसके घर में मौजूद होने के बावजूद मीरा ने किसी और को इस घर में रखा हुआ है। आर्यन गुस्से से खौल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है और आर्यन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। वो अंदर ही अंदर धड़प रहा था और मान चुका था कि मीरा एक दुष्चरित्र स्त्री है जिसने उसके होते हुए किसी पुरुष से संबंध रखा है। आर्यन, जो इतने अरसे से ये समझता रहा था कि मीरा या तो किसी आसीब के साए में है या कोई और मामला, अब उसे अपनी मीरा से घृणा होना शुरू हो गई थी। उसके पैर कांपना शुरू हो गए थे। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन क्यूदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर उससे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। वो अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और लाचार आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट उस पर इतने भारी थे कि लगता था या तो इस दुनिया से कूच कर जाए या फिर अपनी मीरा को जान से मार दे। आर्यन ही जानता है और उसका ईश्वर जानता है कि उसने उन चंद कदमों का सफर कैसे तय किया। अभी वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसके हाथ जो पसीने में लथपथ थी, उसका पूरा बदन पसीने में लथपथ हो रहा था और वो दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को झकझोर रहा था कि दोबारा फुसफुसाहटें कानों में आईं। वो अपने होश में ना रहा। उसे तो ये फुसफुसाहटें पहले भी समझ नहीं आती थी। तो उसने दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, मीरा! मगर ये क्या? ये दृश्य देखकर तो वो हक्का बक्का रह गया। आर्यन, जो अभी तक मीरा को तलाक के 3 शब्द सुनाने का इरादा रखता था, कि अब उससे वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं थी, अगले ही सेकंड अपने इरादे पर बहुत ज्यादा पछतावा था। उसने देखा कि मीरा जिसके लिए नाश्ता लेकर गई है और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने उस निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो उसकी अपनी सौतेली मां सावित्री देवी है। प्रेम, त्याग और पश्चाताप। आर्यन मीरा को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोना करने वाली स्त्री, तो कभी उसने उसको दुष्चरित्र समझा।
आर्यन की चीख की आवाज सुनकर मीरा के हाथ से निवाला गिर गया और सावित्री देवी, जो उसे देखकर हक्की बक्की रह गई थी, उनके माथे से पसीना छूटने लगा। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके कदम जमीन में दिए हैं। वो अपने आप को ना जीवितों में पा रहा था, ना ही मृतकों में। मीरा इतनी अरसे से आर्यन की मां को बंद कमरे में छिपाई उनकी सेवा किए जा रही थी। ये आर्यन का फर्ज था, मगर वो अपनी फर्ज से भागना चाहता था। वो अपनी सौतीली मां को कभी भी अपनी मां मानने पर तैयार न था। उसे वो शुरू से ही कबूल न थी। उसे लगता था कि उसकी सगी मां की मृत्यु की वजह भी उसकी सौतीली मां ही है। हालांकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी और वो अपनी सौतीली मां को स्वीकार करने पर तैयार न था। मीरा ने कई बार उसे दबे शब्दों में समझाया था कि मां आखिर मां होती है, चाहे वो पालने वाली मां हो या चाहे जन्म देने वाली। लेकिन इस बात पर आर्यन की तीव्र नाराजगी में मीरा को जोर ना देने पर मजबूर कर दिया था। मीरा ये बात जानती थी कि आर्यन अपनी सौतेली मां से बहुत नाराज है और सावित्री देवी बहुत मजबूरी में मीरा से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उनके पति आर्यन के पिता के मरने के बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। मीरा दयालु स्त्री थी। वो आर्यन की मां को अपनी मां जैसा मानती थी, लेकिन घर में अनबन न हो इस वजह से उसने आर्यन से ये बात छिपाई रखी और आर्यन की मजबूर मां को अपने घर में जगह भी दी। वो बहुत परेशानी की स्थिति में रहती थी, क्योंकि वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ पति था तो एक तरफ उसके दिल में दयालुता थी कि वो आर्यन की मां को भी अपनी मां का दर्जा देती थी। मीरा का इतना बड़ा मन देखकर आर्यन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने मीरा को और अपनी सौतेली मां को अपने बिस्तर पर बिठाकर नाश्ता करवाया और सभी घटनाएं सुनकर वो इतना रोया कि मीरा और उसकी मां के चुप करवाने पर भी उसकी हिचकियां नहीं रुक रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई आए और उसके हाथ काट दे। उसे लग रहा था कि वो एक चोर है। ऐसा लगता था कि उसने किसी के हक पर डाका डाला है। आज उसे समझ आ गई कि इंसान का धनवान होना ही काफी नहीं होता, बल्कि अगर उसके दिल में नरम कोना और इंसानियत हो तो वो मीरा जैसे लोगों की तरह महानता का प्रदर्शन कर सकते हैं। एक नए आरंभ की किरण और उज्जवल भविष्य। इस घटना के बाद आर्यन और मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आर्यन ने अपनी मां को घर के एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकार किया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले ली। मीरा को अब और छिपाने की जरूरत नहीं थी और उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई जो एक अरसे से गायब थी। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी पत्नी का चिड़चिड़ापन, उसकी परेशानी और वो सभी बातें जो उसे समझ नहीं आ रही थीं, दरअसल एक महान त्याग और प्रेम का परिणाम थी। आर्यन ने उस दिन के बाद से अपनी सौतेली मां को देवी जी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में एक नया सुकून आ गया है। उसकी और मीरा के रिश्ते में और अधिक गहराई आ गई थी, जो विश्वास और समझदारी की नींव पर कायम था। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी जो चीजें हमें परेशान करती हैं, वो दरअसल किसी गहरे राज या किसी महान पुण्य का आवरण हो सकती हैं। और प्रेम, धैर्य और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते संदेह से नहीं, बल्कि विश्वास से बनते हैं। और कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी एक ऐसा बोझ उठा रहे होते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई राज या ऐसा कोई पल आया है? आर्य और मीरा के जीवन का ये नया अध्याय अब किसी छिपाई हुए रहस्य के बजाय खुले दिल और सेवा की सुगंध